बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने आज एक बड़ा सियासी दांव चला है और जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 63% है, जबकि राज्य की कुल आबादी 13,07,25,310 बताई गई है। बिहार के मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने रिपोर्ट जारी की, जिसके जातिवार आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अनारक्षित वर्ग की आबादी 15.12% है। वहीं पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ये सबसे ज्यादा 36.01% की हिस्सेदारी रखता है। वहीं अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.65% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। जनगणना की रिपोर्ट में धर्म के आधार पर भी गणना की गई। धर्म के आधार पर आबादी की बात करें तो राज्य में हिंदुओं की आबादी 81.99% है। वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या 17.70%, जबकि 0.28% आबादी सिख, बौद्ध, जैन समेत अन्य धर्मों को मानने वालों की है। बिहार सरकार ने कहा है कि पहले चरण में जाति के आंकड़े जारी किए गए हैं। आर्थिक स्थिति से जुड़े आंकड़े बाद में जारी होंगे। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बाद सरकार ने अपने संसाधनों से जनगणना कराई। उन्होंने ट्वीट किया कि जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है, बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। नीतीश ने ये भी कहा कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर जाति आधारित जनगणना के नतीजे सभी दलों से साझा किए जाएंगे। दरअसल 2005 में बिहार की सत्ता में पहली बार आने के बाद से ही नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा और अति दलित वर्ग पर जोर दिया था। जातीय जनगणना के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा करीब 36% आबादी अति पिछड़ों की ही है। यदि रिपोर्ट के आंकड़े सही हैं, तो यही अति पिछड़ा वोट बैंक लोकसभा चुनाव में बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जो भी दल इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लेगा, उसकी इस सियासी जंग में जीत लगभग तय हो जाएगी। में जातीय जनगणना के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सभी 9 दलों की बैठक भी बुलाई है। इन दलों में बीजेपी भी शामिल है। नीतीश का कहना है कि कल की बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से जनगणना की रिपोर्ट साझा की जाएगी और आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला लिया जाएगा। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है, ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इसमें जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा उसके बारे में देंगे। लेकिन तब तक एक बात को रख लेना जरूरी है और उसके बाद जो करना होगा आगे बेहतर करेंगे। दरअसल बिहार की सत्ता में पहली बार आने के बाद नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के MY समीकरण की काट के लिए ही अति पिछड़ा वर्ग पर जोर दिया था। हालांकि अब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक ही पाले में खड़े हैं, इसलिए दोनों एक सुर में जातीय जनगणना की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। इसके जरिए वो जातीय गोलबंदी तो कर ही रहे हैं, साथ ही बीजेपी के हिंदू कार्ड को कमजोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जातिगत आंकड़े जारी होने के बाद अब आरजेडी जातियों की आबादी और आर्थिक स्थिति के आधार पर योजनाएं बनाने की बात कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर गेंद बीजेपी के पाले में डालने की भी कोशिश की। जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। जबकि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सियासी दांव चलते हुए आबादी के हिसाब से जातियों को हिस्सेदारी देने की मांग उठा दी। उन्होंने कहा कि सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। इस दौरान लालू यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जनगणना के आंकड़े जारी होने से रोकने के लिए साजिश की। लालू यादव ने बीजेपी को दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भी कहा और दावा किया कि 2024 में केंद्र में सरकार बनने के बाद पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। हालांकि बीजेपी ने जातिवार जनगणना के आंकड़े जारी करने को ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार सिर्फ भ्रम फैला रही है और ये नहीं बता रही कि लालू नीतीश के 33 साल के राज में गरीबों के कल्याण के लिए क्या काम किया। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आंकड़ों में कुछ नयापन नहीं है। अरे सबको जानकारी है, जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज
तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार के पास बिहार के विकास के लिए न नियत है, न विजन है और न ही नीति है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बीच प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे। यहां आयोजित जनसभा में उन्होंने विपक्ष पर जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो विकास की बजाय गरीबों की भावनाओं से खेलती थी। विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू में गुटबाजी की खबरों को अफवाह बताया। सीएम नीतीश कुमार ने तंज भरे शब्दों में कहा कि अगर जेडीयू टूट रही है तो बीजेपी तोड़ ले। वहीं उन्होंने बीजेपी नेता सुशील मोदी पर भी तंज कसा। अरे आप लोगों को बर्बाद कर ही दिया है, तब फिर हम लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में तो छोड़ना दीजिए। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कुश्ती को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि कुश्ती में खिलाड़ियों का प्रदर्शन पहले जितना अच्छा नहीं रहेगा। इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बिना ट्रायल के गए हैं। मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पिछला प्रदर्शन रहा है वो प्रदर्शन नहीं रहेगा। राम मंदिर में लगाया जाने वाला राम स्तंभ जयपुर से अयोध्या पहुंच गया है। 15 फीट लंबे और 2.5 फीट चौड़े राम स्तंभ को उन जगहों पर लगाया जाएगा जहां भगवान राम वनवास के समय गए थे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में तेज रफ्तार एक ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तेज होती आहट के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखी। लेकिन चुनावी कार्यक्रमों के लिए निकलने से पहले पीएम मोदी सांवलिया सेठ मंदिर पहुंचे, जहां मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री मेला ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखी। स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत। और फिर मिनी रोड शो करते हुए खुली गाड़ी में जनसभा के लिए पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी जयंती के मौके पर मंच पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बापू को श्रद्धांजलि दी। नई परियोजनाओं की नींव रखने पर प्रधानमंत्री मोदी ने गैस पाइपलाइन बिछाने से लेकर आईटी हब बनाने से राजस्थान को मिलने वाले फायदे का जिक्र किया। तो जनसभा में उन्होंने खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाकर गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। आज जब अपराध की बात आती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है? कौन सा राज्य? लोगों का मूड भांपकर पीएम ने उस कन्हैया की भी याद दिलाई, जिसकी कट्टरपंथियों ने गला रेत कर हत्या कर डाली थी। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता के बीच केंद्र सरकार की उपलब्धियों का तो जिक्र किया ही, साथ ही उन्होंने अपने वादों को गारंटी और बीजेपी को विकास की राजनीति करने वाली पार्टी भी बताया। जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस के अंदरूनी कलह की भी चर्चा की। यहाँ गहलोत जी सोते, जागते, बैठते,
उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। कुर्सी के लिए अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की जंग और वोट बैंक की राजनीति को पीएम मोदी ने राजस्थान के पिछड़ेपन की वजह बताया और बीजेपी को मौका देने की अपील की। भाजपा आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, बेईमानी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। भाजपा आएगी, रोजगार लाएगी। राजस्थान में इस बार बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राज्य का चेहरा घोषित नहीं किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर प्रधानमंत्री ने आज एक बेहद अहम संदेश देने की भी कोशिश की। इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है, हम कमल खिलाएंगे। मिशन 2024 से पहले बीजेपी को मध्य प्रदेश चुनाव में नाक की लड़ाई लड़नी है और मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता ग्वालियर चंबल से होकर गुजरता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर पहुंचे, जहां उत्साहित भीड़ ने उन्हें खुली गाड़ी में मिनी रोड शो करने को मजबूर कर दिया। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, हाँ, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। इसके बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1355 आवासीय इकाइयों वाली परियोजना के मॉडल को देखा और फिर राज्य को 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वागत की औपचारिकता निभाई और फिर प्रधानमंत्री जनता से रूबरू हुए। बीते वर्षों में हमारी सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से देश के टॉप 10 राज्यों में ले आई है। यहां से अब हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है। पीएम मोदी ने जनता से एक बार फिर डबल इंजन सरकार बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार और देश की उपलब्धियों पर विपक्ष की तरफ से होने वाली आलोचनाओं पर भी तंज कसा। जो राजनीति में उलझे हुए हैं, कुर्सी के सिवा जिनको कुछ नजर नहीं आते, उन्हें आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजना भी अच्छा नहीं लगता है। भारत, सोचिए दोस्तों, 9 वर्षों में 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है। लेकिन ये विकास विरोधी लोग ये सिद्ध करने में जुटे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया। एक दिन पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करीब 1.5 घंटे चली, जिसके लिए केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम सदस्य तय वक्त पर पहुंचे। पीएम मोदी के बैठक में पहुंचने पर सीटों और उम्मीदवारों पर गहन विचार मंथन हुआ। बताया गया कि सीएसी की बैठक में राजस्थान की 65 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। इनमें 40 उम्मीदवारों के नाम तय हुए। तय उम्मीदवारों में कुछ सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम हैं। इन उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द ही जारी होगी। बैठक में राजस्थान चुनाव के लिए तैयार एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया, जिसमें नेता, नारा और नीति का जिक्र था। राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह और अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेजेंटेशन के जरिए राजस्थान के चुनावी माहौल और तैयारियों की जानकारी दी और अशोक गहलोत को उनके घर में घेरने की रणनीति का ब्यौरा दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मनरेगा के पैसों में गबन करने का आरोप लगाया।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 25 लाख मजदूरों के कार्ड में हेरफेर करके करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अर्बन नक्सलियों की तरह व्यवहार कर रही हैं। ये बताता है कि ये 25 लाख मनरेगा का फेक जॉब कार्ड, आखिर इसके पैसे कहां गए। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में आज भारी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने बांदीपोरा, गांदरबल, डोडा, किश्तवाड़ और सांबा में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। यूपी के मथुरा में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। बैरियर पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने महिला के पेट पर लात मारी, जिसके बाद महिला ने भी पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि महिला ऑटो से घर जा रही थी, तभी बैरियर पर ऑटो रोकने पर विवाद हो गया था। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक एटीएम सेंटर में आग लग गई। आग की लपटों ने एक मेडिकल स्टोर और 2 घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब के अमृतसर पहुंचे और वहां स्वर्ण मंदिर में अपना मत्था टेका। इसके बाद वो लंगर हॉल गए, जहां उन्होंने झूठे बर्तन धोने की सेवा भी की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में राहुल गांधी नीले रंग का पटका पहने हुए दिखाई दिए। अमृतसर में एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राहुल गांधी सीधे स्वर्ण मंदिर पहुंचे। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद वो लंगर हॉल पहुंचे और वहां मौजूद दूसरे कई लोगों के साथ बैठकर झूठे बर्तन भी धोए। इस दौरान वो काफी देर तक मंदिर में रुके। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे थे और मंदिर में मत्था टेका था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी हो गई है, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों के नाम हैं। लेकिन अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में उम्मीदवारी को लेकर जारी अटकलों के बीच सीहोर में एक कार्यक्रम के दौरान वो भावुक हुए तो संकेतों में उनका दर्द बाहर आ गया। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। हालांकि इस बयान के ज्यादा मायने न निकाले जाएं, इसे ध्यान में रखकर उन्होंने कांग्रेस के राज और अपने शासन का फर्क समझाया। सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। लेकिन एक बयान के जरिए शिवराज न केवल इमोशनल कार्ड से जनता को संदेश दे चुके थे, बल्कि उन्होंने पार्टी तक भी अपनी टीस पहुंचा दी। निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के सियासी मायने जरूर निकाले जाएंगे और इसकी एक वजह यह भी है कि 2018 में जब बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी, तब शिवराज के मुख्यमंत्री नहीं बन पाने पर जनता के बड़े तबके की भावुक प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। अपने चले जाने की बात कहकर शिवराज उसी भावुकता को कुरेदने की कोशिश करते दिखे। ऐसे में लोगों को पुराने शिवराज की याद आ गई, जो खुद को टाइगर बताते थे। कोई ये चिंता मत करना कि हमारा क्या होगा, मैं हूं ना शिवराज सिंह चौहान, टाइगर अभी जिंदा है। अब टाइगर वाली जुबान से भावुकता भरे शब्द फूटे तो कांग्रेस ने सियासी तंज कसने में देरी नहीं की। ये झूठ उनकी घोषणाएं से लोग उन्हें बहुत याद करेंगे। चुनावी घमासान के ठीक पहले शिवराज का बयान और तूल पकड़ सकता है। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के वोटों पर बयान दिया और कहा कि उन्हें अगले 10 सालों तक मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों के सामने कुछ शर्तें रखते हुए कहा कि जब तक वो ये शर्तें पूरी नहीं कर लेते, वो उनसे वोट नहीं मांगेंगे। बाल्य विवाह बंद करिब, जेतिया पत्तरता उर करिब, तेतिया आमाक भोट दिबो और ये कामखिनि करते 10 बछर लागिब। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शर्तें पूरी होने पर वो खुद उनके पास जाएंगे और बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं होने पर जल्द खोलने का भी भरोसा दिया। दक्षिण मुंबई में इंडी गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने शांति मार्च निकाला, जिसमें जमकर हंगामा हुआ। ये नेता गांधी जयंती के मौके पर शांति मार्च निकाल रहे थे। लेकिन दक्षिण मुंबई के मेट्रो सिनेमा के पास से मार्च में शामिल लोग जैसे ही आगे बढ़े, वहां पहले से तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और सुरक्षा कर्मियों को धक्का देकर आगे बढ़ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर बहस भी हुई। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के लिए आज यहाँ पर जो है वो इंडिया आघाड़ी का जो है वो मोर्चा दिखाई दे रहा है। मुंबई में इंडिया आघाड़ी का यहाँ पर जो है वो मोर्चा निकाला गया है।
कुछ दूर जाने के बाद मार्च में शामिल लोग बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। लेकिन डर गए हैं इंडिया लाइन से। अब इंडिया नाम आएगा तो कह भारत नाम लो, इंडिया नाम मत लो। बताया गया शांति मार्च के लिए जिस इलाके से परमिशन दी गई थी उस रास्ते से नहीं जाकर कार्यकर्ताओं ने दूसरा रास्ता अपनाया, जिसके बाद पुलिस 100 से ज्यादा लोगों को पकड़कर अपने साथ ले गई। कहीं जाना हो और रास्ता ना मालूम हो तो जीपीएस की मदद लेना आम बात है, लेकिन केरल के एर्नाकुलम जिले में जीपीएस की गलती ने 2 डॉक्टर्स की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक कोंडुगलूर के एक हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर अद्वैत अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए कुछ साथियों के साथ कोच्चि गए थे। जन्मदिन के जश्न के बाद डॉक्टर अद्वैत और उनके साथी होंडा सिविक कार से कोंडुगलूर वापस आ रहे थे। आगे की सीट पर डॉक्टर अद्वैत और डॉक्टर अजमल बैठे थे, जबकि बाकी के 3 साथी पीछे बैठे थे। कोच्चि से लौटने में रात हो गई थी और रास्ते में तेज बारिश हो रही थी। अंधेरे और बारिश की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी भी बहुत कम थी और इसीलिए कोंडुगलूर का सही रास्ता जानने के लिए कार चला रहे डॉक्टर अद्वैत ने कार में लगे जीपीएस की मदद ली। कुछ दूर जाने के बाद डॉक्टर अद्वैत को सामने पानी दिखाई दिया तो उन्हें लगा कि बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर गया है। इस दौरान जीपीएस उन्हें लगातार आगे का सड़क का रास्ता दिखा रहा था। जीपीएस नेविगेशन पर भरोसा करते हुए डॉक्टर अद्वैत ने कार पानी में ही आगे बढ़ा दी, लेकिन जीपीएस जिस रास्ता बता रहा था वो असल में पेरियार नदी थी और जैसे ही कार पेरियार नदी में आगे बढ़ी वो पानी के बहाव में आकर बहने लगी और डूबने लगी। कार में पानी भरते ही उसमें बैठे डॉक्टर्स मदद के लिए चीखने लगे। किसी तरह पीछे बैठे लोग कार से बाहर निकलने में सफल भी रहे, लेकिन आगे की सीट पर बैठे डॉक्टर अद्वैत और डॉक्टर अजमल की डूबने से मृत्यु हो गई। इस हादसे में बचे 3 लोगों ने बताया कि जीपीएस सिस्टम की गलती की वजह से सामने नदी होने का पता ही नहीं चला। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग की है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को नया राज्य बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना चाहिए और मेरठ इसकी राजधानी होनी चाहिए। मैं खोल कर कहता हूँ हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गांधी जी को तभी याद किया जाता है जब विदेशी नेता हमारे देश में आते हैं। मुल्क से बाहर लीडर यहाँ आते हैं तो हम उनको गांधी जी के बारे में बताते हैं। दिल्ली में टीएमसी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। टीएमसी ने प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए फंड देने की मांग की। दिल्ली में टीएमसी नेताओं के प्रदर्शन को बीजेपी ने सियासी ड्रामा बताया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल रही मोना की हत्या की गुत्थी पुलिस ने करीब 2 साल बाद सुलझा ली है। मोना की हत्या का आरोप दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन चलाने वाले सुरेंद्र राणा पर लगा, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुरेंद्र राणा उस पर बुरी नजर रखता था। उसने अपनी नाजायज मांग मनवाने के लिए मोना पर दबाव बनाया और जब मोना ने इनकार किया तब सुरेंद्र ने गला दबाकर मोना की हत्या कर दी और डेड बॉडी एक नाले में फेंक दी। ये उसके साथ गलत संबंध बनाने के प्रयास में लगा और जब वो उसकी बात नहीं मान रही थी तो इसने गुस्से में आके उसका मर्डर कर दिया। आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक नाले से कंकाल भी बरामद कर लिया। जब हमें लगा कि फिर से ये झूठ बोल रहा है, फिर इसके ऊपर काफी अच्छे से पूछताछ हुई, तब इसने कल जाके उस बॉडी को हमारे से बरामद करवाया। लेकिन करीब 2 साल पहले मोना के लापता होने की कहानी से जब पर्दा उठा तो पुलिस के आला अफसर भी दंग रह गए। मोना दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थी और उसका सिलेक्शन यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया था, लेकिन वो आईएएस या आईपीएस बनना चाहती थी, जिसके लिए वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। लेकिन करीब 2 साल पहले वो अचानक लापता हो गई। परिवार ने मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। 2 साल बाद पुलिस की मेहनत रंग लाई। मोना की गुमशुदगी से पर्दा उठा। पूछताछ के दौरान पता चला कि मोना की हत्या करने के बाद आरोपी सुरेंद्र ने उसके घर वालों को बताया कि वो कहीं लापता हो गई है। मोना के घर वालों के साथ मिलकर सुरेंद्र उसे तलाश करने का ड्रामा करता रहा। कई बार वो मोना के घर वालों के साथ पुलिस थाने भी गया। ये उनको गुमराह करता रहा, पूरी फैमिली को, कि मैं तो उसके बहुत क्लोज था, मैं आप लोगों की बहुत क्लोज हूँ, और थाने में जाता रहा कि मैं जैसे पैरवी कर रहा है उसकी। आरोपी सुरेंद्र करीब 2 साल तक मोना के परिवार और पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा।
किसी को मोना की मौत का शक न हो, इसलिए आरोपी सुरेंद्र ने उसे जिंदा दिखाने के लिए भी शातिर चाल चली। सुरेंद्र अपने एक रिश्तेदार के जरिए मोना के घर वालों को फोन करवाता था ताकि उनको लगे कि मोना जिंदा है। सुरेंद्र का रिश्तेदार रॉबिन खुद को मोना का पति अरविंद बताते हुए उसके घर वालों को फोन करता था। रॉबिन ने मोना के घर वालों को बताया कि दोनों ने शादी कर ली है और सबसे दूर रहना चाहते हैं। पुलिस को धोखा देने के लिए रॉबिन एक कॉल गर्ल के साथ पंजाब, हरियाणा, देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी भी गया। रॉबिन जानबूझकर मोना से जुड़े कागजात की फोटोकॉपी होटल में गिरा देता था ताकि पुलिस को ये लगे कि मोना होटल में आई थी। लंबी छानबीन के बाद पुलिस उस मोबाइल नंबर तक पहुंची जिससे रॉबिन मोना के घर वालों को कॉल करता था। रॉबिन से पूछताछ हुई तो उसने पुलिस को बताया कि वो ऐसा अपने जीजा सुरेंद्र के इशारे पर करता है। जब पुलिस ने सुरेंद्र को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी शहनवाज उर्फ सैफी को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। शहनवाज पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था, जिसके बाद से वो दिल्ली में छिपकर रह रहा था और उसके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम भी था। आईएसआईएस आतंकी शहनवाज को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली के जैतपुर से, जबकि उसके साथी मोहम्मद रिजवान अशरफ को लखनऊ से और तीसरे साथी मोहम्मद अरशद वारसी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। मोहम्मद शहनवाज, उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। आतंकियों के ठिकानों से पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस समेत विस्फोटक बनाने के अलग अलग उपकरण भी बरामद किए। बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एक्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज हो सकती थी, वो मोहम्मद शहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। गिरफ्तारी के बाद तीनों संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। आईएसआईएस मॉड्यूल यानी इस्लामिक स्टेट से जुड़े इन आतंकवादियों का एक मुख्य साथी मोहम्मद रिजवान अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी जल्द गिरफ्तारी का पुलिस ने दावा किया। क्योंकि पुलिस को शक है कि ये उत्तर भारत में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे और इसके लिए उन्होंने अपने ठिकानों पर आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान छिपा कर रखा था। स्पेशल सेल की गिरफ्त में आया मोहम्मद शहनवाज पेशे से माइनिंग इंजीनियर है। पुलिस ने इसके पास से बम बनाने का सामान भी बरामद किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद शहनवाज अपने साथियों के साथ मिलकर उत्तर भारत में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसी साल 18 जुलाई को पुणे में एक गाड़ी चुराने के मामले में पुलिस ने शहनवाज और मध्य प्रदेश के मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी को गिरफ्तार किया था। जब पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें उनके ठिकाने पर ले जा रही थी तो शहनवाज पुलिस की गाड़ी से कूदकर फरार हो गया था, जिसके बाद हुई जांच में इनके आईएसआईएस से जुड़े होने की बात सामने आई थी। कोविड की वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। कोरोना की mRNA वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक कैटलिन कैरिको और ड्रू वीजमैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोनों वैज्ञानिकों ने साल 2020 में फैली महामारी कोविड-19 को रोकने के लिए ताकतवर वैक्सीन बनाई थी। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। उन्होंने जलाभिषेक कर बाबा का आशीर्वाद लिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में वंदे भारत ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई। अज्ञात बदमाशों ने ट्रेन को डिरेल करने के लिए ट्रेन की पटरी पर पत्थर और सरिया बिछा दिए थे, लेकिन पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। एशियन गेम्स में आज भारत टेबल टेनिस में ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई है भारत के द्वारा, और साथ ही स्केटिंग में 2 ब्रॉन्ज भी भारत के खाते में आए। भारत 13 गोल्ड और 22 सिल्वर के साथ एशियन गेम्स में अब चौथे पायदान पर पहुंच गया है। मेडल टैली में आज एथलेटिक्स, स्केटिंग और टेबल टेनिस के ब्रॉन्ज मेडल और जुड़ गए। भारत की 2 बेटियों सुतीर्था और अहिका मुखर्जी ने टेनिस के विमेंस डबल्स में एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया। दोनों की जोड़ी ने चीन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। इसी के साथ एशियन गेम्स में पहली बार भारत ने टेबल टेनिस के विमेंस डबल्स इवेंट में मेडल जीता। इसके अलावा महिलाओं के 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में भारत ने चांदी और कांसा अपने नाम किया। पारुल ने सिल्वर और प्रीति ने ब्रॉन्ज जीतकर देश को गर्व करने का मौका दिया। साथ ही स्पीड स्केटिंग में 3000 मीटर रिले रेस में मेंस और विमेंस दोनों में ही भारत के हिस्से ब्रॉन्ज मेडल आया। इससे पहले भारत ने रविवार को एशियाई खेलों में 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत ने एशियन गेम्स में एक दिन में 15 पदक जीते।